हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे जनरल साइंस की क्लास चल रही है। ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड चल रही है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक को कवर करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में साइंस आती है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप एसएससी सीजीएल के सीएचएल रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी डिफेंस सेक्टर या फिर सुपर टेट की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके हाई लेवल सब कुछ कवर करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना सकें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे आप सबको पता है कि हम साइंस में क्या पढ़ रहे थे, बायोलॉजी, तो आपको कुछ पॉइंट रिकॉल करवा देती हूँ। जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, पाचन के बारे में। पाचन क्या होता है, पाचन में हमारी कौन कौन से ग्रंथियाँ होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, भोजन का पाचन कहाँ पे प्रारंभ होता है, उसके पश्चात भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, भोजन का उत्सर्जन कहाँ से होता है, और अलग अलग ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, कौन सी ग्रंथि का क्या प्रयोग होता है। इसके पश्चात हमने पोषण वाला चैप्टर पढ़ा कि भोजन के प्रमुख पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, आहार और संतुलित आहार में क्या अंतर होता है, पोषक तत्व की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की अधिकता से क्या हो जाता है, वसा की अधिकता से क्या हो जाता है, अतिरिक्त वसा का संचय किस फॉर्म में होता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन सबको नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लीजिएगा। तो आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पोषण। पोषण में मैंने आपको बताया था ना कि भोजन के जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, खनिज लवण, इन सब पोषक तत्वों का समन्वय किसके माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले तो हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए ना। तो चलिए जानते हैं ब्लड होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि रक्त क्या है, तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और हमारे शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से रक्त एक प्रकार का ऊतक है। और कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक। और जो ब्लड का अध्ययन करते हैं, ब्लड का अध्ययन करते हैं हीमेटोलॉजी में, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं हमारे ब्लड में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। तो इन सब के बारे में कई बार अलग अलग क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं आरबीसी कितना होता है, लगभग 45% भाग जो होता है आरबीसी का होता है। प्लेटलेट सेल कितनी होती है, प्लाज्मा कितना होता है, जो हल्का पीला रंग का द्रव होता है, लगभग 55% भाग होता है प्लाज्मा को होता है। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे शरीर में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के मैंने बताया ना आपको, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और कंकाल ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ब्लड कैसा है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि रक्त के कार्य क्या है। अब आपने ये तो जाना कि रक्त है क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। और तो फिर इस रक्त के काम क्या होते हैं, उसके बाद हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स करके कमेंट से पूछ सकते हैं। और जो भी टाइम है आपके पास, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार आने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है। इसके अलावा और भी अलग अलग एग्ज़ाम है, अगर टीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी एग्ज़ाम। तो बहुत कम टाइम है, जो टाइम है इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एक बार बहुत अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना तो बार बार की मेहनत से बच जाएंगे।
तो चलिए देखते हैं रक्त के काम क्या होते हैं। रक्त, ब्लड हमारा ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सहायक होता है? ब्लड। और इसमें एक पदार्थ पाए जाते हैं, कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से क्या होता है? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। अब हीमोग्लोबिन में हिम क्या है? हिम आपका जो होता है एक प्रकार का वर्णक होता है, जबकि जो ग्लोबिन होती है, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। कई बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। अब कई बार क्या होता है, जैसे व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अब जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन का क्या होता है, परिवहन नहीं हो पाता। ऑक्सीजन का परिवहन जब प्रॉपर रूप से हो नहीं पाता, और आपको पता है कि ऑक्सीय शोषण और अनाक्सीय शोषण दो प्रकार के शोषण होते हैं। जब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से पहुंच नहीं पाता तो उस टाइम पे क्या होता है? अनाक्सीय शोषण होता है। और अनाक्सीय शोषण में क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी लैक्टिक एसिड के जमाव से क्या होता है? मांसपेशियों में थकान, दर्द का अनुभव होता है। इसी कारण तो क्या होता है, जब व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसकी मांसपेशियों में क्या होने लगता है? दर्द। क्यों होने लगता है? क्योंकि अनॉक्सीय शोषण होता है, और जब अनॉक्सीय शोषण होता है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और लैक्टिक एसिड से मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द। क्लियर हो गया? मैं आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ ताकि हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो रक्त का पहला काम क्या होता है? ऑक्सीजन के परिवहन करना। दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। जैसे इस चीज़ को आप श्वसन वाले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। अब अपने शरीर में क्या होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे नोज में फिल्टर लगा हुआ है कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करना है। हमारे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है, जैसे आपको पता होगा कौन सी गैस कितनी मात्रा में होती है। ऑक्सीजन कितनी? ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% होती है, बाकी सारी तो अन्य गैस से होती हैं। तो हम जब श्वसन करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को लेते, हम तो क्या करते हैं, तो पूरी वायु को ले लेते हैं नासिका द्वार के द्वारा। उसके पश्चात क्या होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन को हम ग्रहण कर लेते हैं, और उसके पश्चात जो जारण होता है, किसका? ग्लूकोज का जारण होता है। तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, उसका उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन में भी किसकी भूमिका होती है? ब्लड की। इसके अलावा हार्मोन व एंजाइम्स का परिवहन। अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स व एंजाइम हमारे शरीर में काम करते हैं ना, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन है, अलग अलग हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, या अलग अलग एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम था, आपका पेप्सिन था, ये अलग अलग एंजाइम थे ना। तो इन सब का परिवहन भी किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से। तो कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन दे देते हैं कि इनमें से कौन सा काम है जो रक्त का काम नहीं है, या इनमें से कौन सा काम रक्त का। तो आपको इन सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। इसके अलावा रक्त क्या होता है? ताप नियंत्रण में सहायक होता है। हमारा ब्लड क्या करता है? ताप नियंत्रण में भी सहायक होता है। तो रक्त के काम आपको समझ में आए। रक्त कैसा ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? कौन कौन से ऊतक होते हैं? ये सारे पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। आपको रक्त के भाग मैंने अभी आपको दिखाए थे ना, कौन कौन सा होता है। फिर उसके बाद रक्त के भाग में अलग अलग, जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। रक्त जो आपका ब्लड होता है प्लाज्मा व रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? प्लाज्मा। जिसमें मैंने आपको बताया था लगभग 55% भाग किसका होता है? प्लाज्मा। उसके अलावा बच्चे जो भाग होता है क्या होती है? आपकी रुधिर कणिकाएं। अब जैसे आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये आपकी क्या है? रुधिर कणिकाएं हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कर देते हैं। आपका रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? प्लाज्मा से व रुधिर कणिकाओं से। जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? तो ब्लड की प्रकृति होती है आपकी क्षारीय। अब अच्छा, कोई भी चीज़ अम्लीय है कि क्षारीय, इसका निर्धारण कैसे करते हैं? इसका निर्धारण हम करते हैं पीएच स्केल के माध्यम से। पीएच स्केल का विकास किया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने जो पीएच स्केल बनाई थी उसमें उन्होंने क्या किया था? 0 से 14 तक की स्केल दी हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था 0 से 7 के बीच में जितने भी मान होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है।
जिसका पीएच मान 7 से अधिक और 14 के बीच में होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो ब्लड का पीएच मान कितना है, 7.4, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। अगर इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम, तो प्रकृति कैसी होती, अम्लीय। अब इसकी प्रकृति क्षारीय है, इसी कारण ब्लड क्या होता है, हमें स्वाद में हल्का नमकीन सा प्रतीत होता है। कैसा, हल्का नमकीन सा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, हीमेटोपाइसिस। और स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, क्या होता है, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और रक्त का निर्माण होता कहाँ पे है, तो जो रक्त का निर्माण आपके अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में भी क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, क्योंकि आपके रक्त में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। जो लाल अस्थिमज्जा होता है वहाँ पे आपके आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि पीत अस्थिमज्जा में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। और जो रक्त निर्माण की प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं हीमेटोपाइसिस। क्या बोलते हैं, हीमेटोपाइसिस। अब जैसे आप इमेज देख सकते हैं, मैं आपको हर पॉइंट इमेज लगा के समझाती हूँ ताकि इमेज क्या होती है हमारे माइंड में सेट हो जाती है। और एग्जाम हॉल में कई बार क्वेश्चन में नहीं आ रहा होता फिर भी इमेज हमारे माइंड में सेट होती है, तो हम क्वेश्चन के आंसर को टिक कर पाते हैं। इसीलिए इमेज लगा के हर पॉइंट को मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे आप ये देख सकते हैं हमारे किसके, बोन मैरो, अस्थिमज्जा का भाग का वर्णन किया गया है। अब इसमें ये देख सकते हैं ये आपकी क्या, येलो बोन मैरो है। क्या, ये पीत अस्थिमज्जा। पीत अस्थिमज्जा में आपका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का। और ये जो भाग है इस तरह का, ये आपका क्या, रेड बोन मैरो का। ये लाल अस्थिमज्जा का भाग है। लाल अस्थिमज्जा के भाग में आपका क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। कई बार क्या होता है जब एग्जाम के लेवल को थोड़ा हार्ड करना होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है। अगर सामान्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में, यकृत में, या अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा हार्ड करना होता है तो वहाँ पे पूछ लेते हैं आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में, पीत अस्थिमज्जा में। तो आरबीसी का निर्माण होता है लाल अस्थिमज्जा में, जबकि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है पीत अस्थिमज्जा में। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो रक्त का निर्माण सामान्यतः कहाँ पे होते हैं, अस्थिमज्जा में। अगर आपसे पूछते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कहाँ पे होता है तो अस्थिमज्जा का ही भाग होता है, पीत अस्थिमज्जा। पीत अस्थिमज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और लाल अस्थिमज्जा में आपका आरबीसी का निर्माण होता है। और हीमोपाइटी कोशिका से क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, हीमेटोपाइसिस। हीमेटोपाइसिस क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से रक्त का निर्माण होता है। और रक्त के निर्माण में प्रमुख रूप से जो किस कोशिका की भूमिका होती है, तो कोशिका होती है आपकी हीमोपाइटिक। हीमोपाइटिक कोशिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है रक्त के निर्माण में। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। और भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण जो होता है यकृत में। जब भ्रूण अवस्था में होता है ना, जब भ्रूणावस्था में बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस अवस्था में उसके जो रक्त का निर्माण होता है लीवर में होता है। और वैसे शिशु के जन्म के पश्चात उसका जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, अस्थिमज्जा में। इन दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा। भ्रूणावस्था में यकृत में होता है और वैसे अस्थिमज्जा में होता है। और मनुष्य के भार का लगभग 7% भाग जो होता है हमारे रक्त में पाया जाता है। किसी व्यक्ति में कितना रक्त पाया जाएगा, तो लगभग उसके भार का कितना, 7%। ये भाग क्या होता है, ब्लड का पाया जाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए एक पॉइंट हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं ब्लड बैंक के बारे में। जैसे हमारा ब्लड होता है, जैसे रक्तदान आपने सुना होगा, रक्तदान महादान, इस तरह से स्लोगन आप देखते होंगे। तो जो ब्लड डोनेट किया जाता है उस ब्लड को स्टोर कहाँ पे किया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने में किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचा सके, दूसरे व्यक्ति के काम आ सके। तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करते होंगे ना, तो कहाँ पे करते हैं उसको, ब्लड बैंक में। तो ब्लड बैंक में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, क्या मिलाते हैं, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है, वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। और हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो ब्लड बैंक होती है, ब्लड बैंक में रक्त क्या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य में रखते हैं। किसके मध्य में रखते हैं,
4 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री ताप के मध्य में ब्लड बैंक में रक्त को रखते हैं। और ब्लड बैंक में रक्त को कितने दिन तक रख सकते हैं? तो अधिकतम 42 दिन, अधिकतम 42 दिन तक रक्त को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। और जब ब्लड में रक्त जमी नहीं, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो, इसको रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट। जैसे हमारे शरीर में चोट लगती है ना, तो चोट लगती है तो कुछ समय पश्चात क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड की क्लॉटिंग में क्या होता है? आपकी प्लेटलेट्स की, फाइब्रिनोजन की, थ्रोम्बोन की, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो इसके बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे ब्लड बैंक में रक्त ना जमे, इसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो एक केमिकल होता है सोडियम ऑक्जेलेट। क्या मिलाते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट को रक्त बैंक में जब रक्त को जमने नहीं देना होता तो किसको मिलाते हैं? सोडियम ऑक्जेलेट को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे रक्त का हमारा संगठन, तो रक्त किस किस से मिलकर बना होता है? तो रक्त आपका 2 भाग से मिलकर बना होता है। किससे? प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से। प्लाज्मा कितने भाग होते हैं? अभी मैंने आपको बताया 55 से 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा को होता है। और 40 से 40% भाग क्या होते हैं? आपके रुधिर कणिकाओं को होता है। कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं या कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी पाया जाता है आपका, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स। इन तीनों की क्या भूमिका होती है? चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे आरबीसी के क्या काम होते हैं, ये डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, आरबीसी को क्या बोलते हैं? तो आरबीसी को आपको इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। कई बार क्या होता है, इनकी इस तरह से नाम भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारे शरीर में क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। कोई भी पैथोजेंस आते हैं तो उनके खिलाफ क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी के ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सब के बारे में एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जैसे आपको आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। इस तरह से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।